कैदी नंबर 145, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब उसकी फांसी का दिन करीब आया तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे तक ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय जेल के 35 साल के इंस्पेक्टर रमेश ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। कैदी लड़की ने जो ख्वाहिश जाहिर की उसने पूरी जेल में सनसनी फैला दी। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी ऐसे लड़के के साथ बिताना चाहती हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो, वो मुझे खुश रखे, बस एक रात वो मेरे साथ रहे। मैं मरने से पहले किसी की बीवी बनना चाहती हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे सिपाही और जेल अधिकारी सन्न रह गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी ख्वाहिश कैसे पूरी की जा सकती है। ये बात सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई फांसी की सजा पाई हुई कैदी लड़की इस तरह की ख्वाहिश जाहिर करेगी। तभी उस कैदी लड़की ने कहा, अगर मुमकिन हो तो पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि क्या कोई ऐसा लड़का है जो एक रात के लिए एक सजाए मौत कैदी की दूल्हा बनने को तैयार हो। यह सुनकर हर सिपाही सदमे में आ गया। लेकिन सवाल यही था, क्या वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई? वो लड़का कौन था, कहां से आया था, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए? मेरा नाम रमेश है। मैं 35 साल का एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मेरी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ही गुजरी है। मैंने अपने करियर में बहुत से कैदियों को आते जाते देखा है। कुछ बेगुनाह लगते थे, कुछ बेहद खूंखार, लेकिन एक कैदी ऐसी थी जिसने मेरे दिल को अजीब सी उलझन में डाल दिया। उसका नाम था कैदी नंबर 145। वो कोई आम कैदी नहीं लगती थी। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वो किसी दूर की दुनिया में खोई रहती हो। मैं उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाया। न वो पूरी तरह मासूम लगती थी, न पूरी तरह मुजरिम। जब मैं नई नई नौकरी पर लगा था उस वक्त मेरी उम्र महज 22 साल थी। मैं जवान था और जिंदगी को देखने का नजरिया भी बिल्कुल नया था। जब भी मेरी नजर उस कैदी लड़की पर पड़ती मुझे लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून रहता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो यह थी कि उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहना था। वो बहुत कम बोलती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पास कहने के लिए लफ्ज ही नहीं हो, या शायद वो बोलना ही नहीं चाहती थी। कई बार मेरा दिल करता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हें मौत की सजा मिली? लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर मेरे कदम अपने आप रुक जाते। फिर भी कैदी नंबर 145 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती थी, जैसे कोई सवाल मेरे अंदर ही अंदर पल रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त होते हैं। कैदियों से जरूरत से ज्यादा बात करना या हमदर्दी दिखाना सख्त मना था। एक दिन मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 145 को फांसी दी जानी है। उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत भी दी जाएगी। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं जानता था कि हर सजाए मौत पाए कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। मौत से पहले यही एक आखिरी हक होता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी अपने से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे। उस दिन कैदी नंबर 145, जिसका असली नाम सना था, अपनी मां से मिल रही थी। उसकी मां उससे लिपटकर जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटी, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे फांसी से बचा लेगा। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में देर तक गूंजते रहे। एक मां का इतना यकीन मेरे लिए हैरान करने वाला था। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और जेल में शायद ही कभी कोई फैसला वापस लिया जाता है। फिर भी वो औरत पूरे भरोसे से कह रही थी कि उसकी बेटी बेगुनाह है या कोई करिश्मा जरूर होगा। उसी दिन मुझे हुक्म मिला कि सना से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली जाए। मैं सोच रहा था कि शायद वो कहेगी कि वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। ऐसे हालात में कौन बड़ी ख्वाहिश करता है? लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरत अंगेज होगी कि मैं सुनकर सन्न रह जाऊंगा। मैं उसके पास गया और जिंदगी में पहली बार उससे ठीक से बात की। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने नरमी से पूछा, सना, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सना ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, सर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप पहले मुझसे वादा करें कि उसे पूरा किया जाएगा। मैं हैरान था। फिर भी मैंने उसे भरोसा दिलाया और कहा, यह हर कैदी का हक है, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। मुझे ताज्जुब इस बात का था कि वो कितनी शांति से अपनी आखिरी ख्वाहिश की बात कर रही थी, जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो। मैंने कहा, चलो, डीएम साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं सना को लेकर डीएम साहब के कमरे में पहुंचा। डीएम साहब ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटी, बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान था कि डीएम साहब भी इस कैदी लड़की से इतनी नरमी से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वे सच्चाई जानते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि सना का मामला उतना सीधा नहीं था, या फिर यह भी
कि उसे यह सजा क्यों मिली थी। इस जेल में अक्सर ऐसे कैदी होते थे जिनके जुर्म मामूली होते थे लेकिन सजाएं बेहद सख्त। वहीं बड़े बड़े गुनहगार आजाद घूमते रहते थे। यही कड़वी सच्चाई थी। सना ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहती हूँ। मैं निकाह करना चाहती हूँ और अपने शौहर के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं, डीएम साहब और बाकी मौजूद अफसर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सजाए मौत की कैदी लड़की इतनी शांति से ऐसी बात कह सकती है। डीएम साहब कुछ पल चुप रहे, फिर नरमी से बोले, बेटी, शादी तो हम करवा भी दें, मगर सवाल यह है कि कौन सा लड़का तुमसे शादी करेगा, ये जानते हुए कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वो थोड़ा रुके, फिर समझाते हुए बोले, तुम फांसी की सजा पाई हुई कैदी हो। न तुम्हारे पास दौलत है न कोई रसूख है। तुम एक गरीब परिवार से हो और ऐसे हालात में कोई भी घर वाला अपने बेटे की शादी इस तरह नहीं करेगा। तो फिर तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका इस तरह क्यों गंवाना चाहती हो? फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, पसंद का खाना या किसी अपने से आखिरी मुलाकात। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर शादी ये नामुमकिन है। लेकिन सना पर डीएम साहब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी तरह इत्मीनान से बोली, सर, मैं पहले ही कह चुकी हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी ही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक तरीका बताऊंगी। अगर मेरी किस्मत में निकाह लिखा होगा तो वो होकर रहेगा। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक पल के लिए तो मेरे मन में भी यह ख्याल आया कि कहीं वो मुझसे, इंस्पेक्टर रमेश से, निकाह करने की जिद न कर दे। लेकिन सना ने जो अगली बात कही वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसने कहा, आप बस इतना कर दीजिए कि शहर में ऐलान करवा दें कि सना, जो फांसी की कैदी है, एक ऐसे लड़के से निकाह करना चाहती है जो सिर्फ एक दिन के लिए उसका शौहर बनने को तैयार हो, उसकी सजाए मौत से पहले। यह सुनते ही पूरा कमरा जैसे जम गया। इतनी अजीब बात कि अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल था। सना ने डीएम साहब से वादा भी लिया कि अगर कोई लड़का इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाता है तो उसे रोका नहीं जाएगा और वह पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगी। उसका यह आत्मविश्वास और अजीब सी ठहराव भरी आवाज हम सबको सोच में डाल रही थी। डीएम साहब ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, बेटी, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी लड़का इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगा। भला कौन अपनी जिंदगी को यूं दांव पर लगाएगा? सिर्फ एक दिन के लिए शौहर बनने का क्या मतलब? कौन अपने परिवार से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन सना पूरी तरह शांत रही, धीरे से बोली, आप बस ऐलान करवा दीजिए। अगर कोई नहीं आया तो मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं है, फिर चाहे मुझे सरेआम फांसी दे दी जाए। उसकी इस जिद के आगे आखिरकार सबको मानना पड़ा। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि सना, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहती है। अगर कोई लड़का इस शर्त पर निकाह के लिए तैयार हो तो आगे आए। यह ऐलान पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन सबके मन में एक ही यकीन था, कोई भी लड़का ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगा। सना एक गरीब परिवार से थी। मुझे भी पूरा भरोसा था कि यह सब बस एक औपचारिकता है। मैं खुद सोच रहा था, यह सब किसी अधूरी कहानी जैसा लग रहा है, एक नामुमकिन सी बात। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, जेल के बाहर एक नौजवान लड़का आया है। वो शेरवानी पहने हुए है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। यह सुनते ही मैं और डीएम साहब एक दूसरे को देखने लगे। हम तुरंत बाहर की तरफ बढ़े। जेल के दरवाजे पर एक जवान लड़का खड़ा था, उम्र करीब 20-22 साल। वो पूरी तरह दूल्हे के लिबास में था, साफ सुथरी शेरवानी, सिर पर साफा। उसके साथ एक मौलवी साहब खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़का कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़का खुद मेरे पास आया था। इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जिससे तुम शादी करने जा रहे हो उसे मौत की सजा मिली हुई है? लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया, जी, मुझे सब पता है। हम सब चुप रह गए। मौलवी साहब बोले, मैंने इसे बहुत समझाया, कहा, बेटा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन ये अपनी बात पर अड़ा रहा। इसने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ सना से ही शादी करूंगा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये सना से सच्ची मोहब्बत करता है। यह सुनते ही पूरे माहौल में गहरी खामोशी छा गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़का एक सजाए मौत की कैदी लड़की से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। बात जितनी अजीब थी उतनी ही सच्ची भी, और अब किसी को इस पर एतराज करने का हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया। सना को उसकी कोठरी से निकालकर जेल ऑफिस में बैठाया गया। वहीं मौलवी साहब ने सना और उस लड़के का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होते ही सना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरे शौहर को मेरे पास भेज देंगे, बस एक दिन के लिए।
फिर ये चला जाएगा। उसके बाद मुझे फांसी दे देना, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। सना की ये बातें सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। शायद सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है, निडर, बेखौफ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन लफ्जों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो हम सबको हिला देने वाली थी। डीएम साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोले, रमेश, लड़के को सना के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। रमेश ने आदेश का पालन किया। सना और उसके नए बने शौहर को सेल में बंद करके वह बाहर आ गया। उसके मन में यही चल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही देर में वो लड़का खुद घबरा जाएगा। आखिर मौत की सजा पाई हुई कैदी लड़की के साथ पूरी रात बिताना कोई आसान बात तो नहीं। लेकिन वक्त बीतता गया और बाहर बस धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं। कभी ऐसा लगता जैसे अंदर कोई कपड़ों या किसी चीज से छेड़छाड़ कर रहा हो। हल्की सी खटर पटर की आवाज भी आती थी। रमेश को एक पल को शक हुआ, कहीं ये दोनों दरवाजे के साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया। सेल का दरवाजा मोटे लोहे का था, उस पर भारी भरकम ताला लगा था। उसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। वो अपने ऑफिस में लौट आया, मगर उसका दिल बेचैन था। दिमाग बार बार उसी सेल के बारे में सोच रहा था। अचानक जेल के अंदर से एक तेज चीख गूंजी। रमेश अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और भागता हुआ सना के सेल की तरफ पहुंचा। क्या हुआ? उसने बाहर से झांकते हुए पूछा। सेल के अंदर वही नौजवान लड़का खड़ा था जो दूल्हे के लिबास में आया था। उसकी पगड़ी एक तरफ खिसकी हुई थी, सांसें तेज चल रही थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? लड़का घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं यहां नहीं रुक सकता। रमेश के चेहरे पर हैरानी उभरी। अब क्या हुआ? अभी तो तुम अपनी मर्जी से निकाह करके आए थे, इतना बड़ा दावा कर रहे थे मोहब्बत का, अब डर लग रहा है? लड़के ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगा, जैसे अंदर कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उसे अंदर तक हिला दिया हो। रमेश ने ताला खोला और अगले ही पल वो लड़का बिजली की तरह बाहर निकला। बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े, सीधे जेल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रमेश ने दोबारा सेल का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। अपनी ड्यूटी पूरी समझकर वह वापस ऑफिस में आकर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी। थकान की वजह से कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही डीएम साहब तेज कदमों से उसके ऑफिस में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। कैदी नंबर 145 कहां है? उन्होंने गरजते हुए पूछा। रमेश हड़बड़ा गया। सर, वो अपने सेल में ही होगी। लेकिन डीएम साहब की नजरें शक से भरी थीं। जाकर खुद देखो, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागता हुआ सना के सेल की तरफ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने रोज की तरह आवाज दी, सना, दरवाजे के पास आओ। कोई जवाब नहीं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने छोटी खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसके होश उड़ गए। सेल के अंदर एक शख्स औरतों के कपड़ों में जमीन पर लेटा था। पीठ उसकी दीवार की तरफ थी। रमेश की सांस जैसे थम गई, हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ताला खोला और उस शख्स को पलटा। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही लड़का था जो कल रात दूल्हा बनकर सना से निकाह करने आया था। रमेश की आंखें फटी रह गईं। उसी वक्त डीएम साहब भी वहां आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंजर देखा, गुस्से और हैरानी से चिल्ला उठे, ये क्या मजाक है? सना कहां है? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। डीएम साहब का गुस्सा भड़क उठा। यह तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर ड्यूटी संभाल नहीं सकते तो इस कुर्सी पर बैठने का हक भी नहीं है तुम्हें, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। तुम्हारी गलती से एक सजाए मौत की कैदी जेल से फरार हो गई है। रमेश का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी नजर सामने बैठे उस लड़के पर पड़ी। अब सब साफ था। यह पूरा एक सुनियोजित धोखा था। सना ने सबको मात दे दी थी। वो खुद दूल्हा के कपड़ों में जेल से निकल चुकी थी और अपने शौहर को औरतों का लिबास पहनाकर सेल में छोड़ गई थी। कल रात तक रमेश सोचता रहा कि यह लड़का सच्ची मोहब्बत में पागल होकर आया है, कि वो सना से बेइंतहा प्यार करता है, मगर असलियत ये थी, ये सब एक साजिश थी। सना ने इस लड़के को मोहरा बनाया और हम सब अनजाने में उसकी मदद करते रहे। अब सवाल यह था, इस लड़के का क्या किया जाए? वो हमारे सामने बैठा था। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। वो शांत स्वर में बोला, आप लोगों ने सना के साथ इंसाफ नहीं किया। वो सजाए मौत की हकदार नहीं थी। रमेश ने गुस्से में जवाब दिया, यह बात अदालत तय करती है, तुम नहीं। लड़के ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो बेगुनाह है और वो ये साबित करके रहेगी। यह सुनकर रमेश का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। उसी पल डीएम साहब ने सख्ती से आदेश दिया, सना को तुरंत तलाश करो। अगर वह हाथ नहीं लगी तो 2 दिन बाद सरकार को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तेज आवाज में कहा, हमें उसे फांसी देनी थी और वह पूरी जेल को धोखा देकर भाग निकली। यह हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। इंस्पेक्टर रमेश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वजह साफ थी।
उसने कुछ ही साल पहले यह जिम्मेदारी संभाली थी और अब इतनी बड़ी चूक हो चुकी थी। रमेश बाद में याद करता है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैंने एक इंसान की बात पर भरोसा किया, एक कहानी पर यकीन किया, निकाह करवाया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, इस लड़के के परिवार तक पहुंचना और सच्चाई जानना। लेकिन तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़के से सब कुछ पूछा जाए, शायद वही असली वजह बता दे। सना को ढूंढना अब बेहद मुश्किल था। वह कई घंटे पहले जेल से निकल चुकी थी। इस वक्त वह कहां होगी, किसी को अंदाजा नहीं था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम सच सच जवाब दोगे। उसने बिना झिझक कहा, मैं सना के बारे में हर बात सच बताने को तैयार हूं। मैं चौंक गया। वह अब भी उसे बीवी नहीं, सना कह रहा था। मैंने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम सच में उससे मोहब्बत करते हो? अगर सब सच था तो यह पूरा नाटक क्यों किया? वह कुछ देर चुप रहा, जैसे शब्द तलाश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन रिश्ते में बहन से कम भी नहीं। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर ये सब क्यों? निकाह क्यों किया और उसे भगाने में मदद क्यों की? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, लेकिन याद रखो, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे और अगर वो वापस नहीं आई तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। मगर वह लड़का शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने सना के साथ इंसाफ नहीं किया, वो ऐसी सजा की हकदार नहीं थी। मैंने तीखे स्वर में कहा, यह फैसला अदालत ने दिया है। वह बोला, अदालत सब कुछ नहीं जानती थी। मैंने पूछा, इतना भरोसा कैसे है तुम्हें उस पर? उसने गहरी सांस ली और कहा, वो भागने वालों में से नहीं है। वो जहां गई है वहां से सच लेकर लौटेगी और अगर जरूरत पड़ी तो खुद आकर सरेंडर भी करेगी, क्योंकि वो कायर नहीं है। उसके लहजे में जो यकीन था उसने मेरे अंदर भी बेचैनी पैदा कर दी। मैंने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो अभी बता दो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम आरिफ है। सना मेरी चचेरी बहन थी, बचपन से ही बहुत हिम्मती थी। हमारे घर में वही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसे कानून की पढ़ाई करनी थी ताकि वो औरतों के लिए आवाज उठा सके। वो अपने अब्बू की बहुत लाडली थी, लेकिन हमारे इलाके का माहौल ठीक नहीं था। आरिफ की आवाज भर्रा गई। हमारे शहर में कुछ रसूखदार लोग थे जो लड़कियों को तंग करते थे। कई बार शिकायत हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन उनमें से एक आदमी ने सना पर गंदी नजर डाली। उसने रास्ता रोका और बदतमीजी की। सना ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मैं ध्यान से सुन रहा था। उस दिन से वो लोग दुश्मन बन गए। उन्होंने सना को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ हफ्तों बाद रात को हमारे घर पर हमला हुआ। 4-5 लोग दीवार फांदकर अंदर घुस आए। घर में सना, उसकी छोटी बहन और अम्मी थीं। अब्बू शहर से बाहर थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और छोटी बहन को पकड़ लिया। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। सना ने बिना सोचे समझे रसोई से चाकू उठाया और उन पर टूट पड़ी। वो अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक आदमी ने सना के हाथ से चाकू छीनकर सना को मारने जाती है। तभी सना पीछे हट जाती है और चाकू उन्हीं लोगों में से एक आदमी को लग जाता है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उनकी मौत हो जाता है। और वह लोग सना पर इल्जाम लगा देते हैं कि सना ने हत्या की है। सना सिर्फ अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए लड़ रही थी और उसने हत्या भी नहीं की थी। फिर भी उसे दोषी ठहराकर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कर सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास ताकत होती, तो शायद आज सना जेल में नहीं होती। उसने किसी मासूम का खून नहीं किया, उसने अपनी बहन की हिफाजत की थी। हकीकत में गुनहगार वो लोग थे जो औरतों को कमजोर समझते थे। फिर उसने एक और बात कही, सन्ना की अम्मी ने ही ये योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, अगर एक बेटी को कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। निकाह का नाटक इसीलिए किया गया ताकि सन्ना जेल से निकलकर उस वकील तक पहुंच सके जो पहले भी उसकी मदद करना चाहता था। मैंने पूछा, कौन वकील? आरिफ बोला, एक मशहूर वकील जिसकी जान कभी सना ने बचाई थी। कुछ साल पहले सड़क पर बदमाशों ने उस पर हमला किया था। सना ने बीच बचाव किया, उसे अस्पताल पहुंचाया। तभी से वो उसका एहसानमंद है। वही अब असली गुनहगारों के खिलाफ सबूत जुटा रहा है। सन्ना उसी से मिलने गई है। आरिफ ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, वो भागी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो लौटेगी, क्योंकि वो दोषी नहीं है और एक बेगुनाह लड़की हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है। अब वह वकील अपना एहसान चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले ही दिन सन्ना का केस दोबारा खुलवाया गया। पुराने फैसले की एक एक कड़ी को बारीकी से परखा गया। गांव के वे लोग अदालत में पेश किए गए जो अब तक डर और दबाव की वजह से चुप थे। मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल से मिले सबूत और उन असली बदमाशों के नाम अदालत के सामने रखे गए जो उस रात सन्ना के घर में घुसे थे।
सुनवाई के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अदालत में खामोशी छा गई जब 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए और उन्होंने कबूल किया कि नदीम का मौत झगड़े के दौरान उनके हाथों से ही हुई थी। सना ने तो सिर्फ अपनी बहन और खुद की इज्जत बचाने के लिए हिम्मत दिखाई थी। उसने किसी की जान नहीं ली थी। जैसे जैसे गवाही आगे बढ़ी, सच की परतें खुलती चली गईं। यह भी साबित हुआ कि सना को झूठे सबूतों और गलत बयानबाजी के आधार पर फंसाया गया था। असल गुनहगार लंबे समय तक कानून से बचते रहे और एक बेगुनाह लड़की को सजा मिलती रही। कई दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। सन्ना की फांसी की सजा रद्द की जाती है। अदालत के सामने यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि वह बेगुनाह है और उसने आत्मरक्षा में कदम उठाया था। यह सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर रमेश, जो अब तक इस पूरे मामले को सख्ती से देख रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्हें आज पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे कानून का दोषी मान रहे थे, वह दरअसल हालात की मारी हुई थी। एक ऐसी बेटी जिसे हालात ने अपराधी बना दिया, जबकि वह सिर्फ अपने घर की इज्जत और अपनी जान बचा रही थी। सना को आजादी मिल गई, लेकिन यह आजादी आसान नहीं थी। इसमें झूठे इल्जामों की टीस थी, जेल की सलाखों के पीछे गुजरे दिनों की घुटन थी और अपने ही समाज की बेरुखी की कसक थी। रमेश ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। शायद उन्हें भी आज यकीन हो गया था कि कानून देर कर सकता है, मगर अगर सच सामने आ जाए तो इंसाफ जिंदा रहता है। देर से सही, मगर आखिरकार न्याय ने अपनी राह बना ही ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।